अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर जो कि हम पहले कर रहे थे कि द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम, उसी का ही कंटिन्यू लेक्चर है। अच्छा जी, हमने बात कर ली थी, हमने हिस्ट्री को देख लिया था कि किस तरीके से एम्पायर्स होती थी और वो अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए अपनी पावर को एक्सपेंड करने के लिए किस तरीके से कॉलोनीज बनाती थी और क्या डिवाइन राइट्स ऑफ किंग थे और किस तरीके से लोगों ने तंग आकर उनको कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा और डिक्लाइन किया, और उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को साइन करवाया कि हमारे अपने राइट्स होंगे, हम खुद राइट्स बनाएंगे, पीपल राइट बनाएंगे, कॉमन पीपल राइट्स बनाएंगे और वो एप्लीकेबल होंगे किंग पे भी, पोप पे भी। कोई रिलीजियस अथॉरिटी या एम्परर हम पे रूल नहीं करेगा और हमारे साथ अब मजीद ज्यादती नहीं हो सकती। इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी। ये पूरी स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी कि किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को वॉर रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था ताकि एम्पायर्स आपस में लड़े नहीं और क्या कहते हैं अल्टीमेटली, लेकिन फिर भी वो अम्पायर्स एक दूसरे से उनकी जंग हुई, पहली जंग अजीम हुई। उसके बाद एक और सिस्टम बनाया गया कि लीग ऑफ नेशन बनाई गई, वो भी इसीलिए बनाई गई ताकि जंग ना हो और इतना कत्लो गारत ना मचे और एक सिस्टम हो और उसके तहत जो कंट्रीज़ हैं वो अपने मामलात को सुलझाएं या अपने मामलात को सॉल्व करें। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से लीग ऑफ नेशन भी फेल हो गया था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बना जो कि सक्सेसफुल हुआ और यूनाइटेड नेशन के अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम हमें प्रैक्टिकली देखने को मिला, या फिर ये एंटिटी वजूद में आई और हमने देखा कि हाँ, मॉडर्न स्टेट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो वाकई में इम्प्लीमेंट हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सही है। अच्छा जी, उसके बाद कंसीडर किया गया था, ये मैं आपको जस्ट एक फ्लैशबैक दे रही हूँ, एक समरी दे रही हूँ कि हमने लास्ट में क्या कर लिया था। उसके बाद हम आगे चलेंगे, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आईआर बेस्ड बना। आईआर में स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया और स्टेट सिस्टम को कंसीडर किया गया कि स्टेट सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? एक निज़ाम होता है, एक निज़ाम, रियासत को चलाने का एक निज़ाम। ठीक है। स्टेट क्या होता है? स्टेट होती है मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स लाइफ। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो, लेकिन मैनेजमेंट होती है। सही है। तो वो एक सिस्टम होता है जो कि सारे निज़ाम क्या कहते हैं पॉलिटिकल या स्टेट सिस्टम को चलाता है। सही है। जिसमें हमने ये देखा कि सॉवरन लीगली स्टेट्स बाउंड बाय डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड पीस बाय मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। सही है। ये हमने बात कर ली थी कि सॉवरन स्टेट, खुद मुख्तार जो स्टेट हैं, वो किससे बाउंड है? वो डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें एक दूसरे के दरमियान ताकि पीस मेंटेन हो सके, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो सके। अच्छा जी, इसी स्लाइड को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि और क्या कॉन्सेप्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में हमें दिए गए थे। The treaty also established IR norms of non-interference in the domestic matters of one state by other and national self-determination। अच्छा जी, ट्रीटी ऑफ क्या कहते हैं वेस्टफेलिया में एक और कॉन्सेप्ट आया। जब सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया तो वहीं पे ही एक और कॉन्सेप्ट आया कि नॉन इंटरफेरेंस होगा किसी भी दूसरे स्टेट के मामलात में या किसी भी दूसरी रियासत के मामलात में। सही है। क्योंकि एक रियासत खुद मुख्तार है तो उसको पूरा हक है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स में जो भी फैसले लेना चाहे वो ले सकते हैं। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाना चाहे बना सकते हैं। कोई दूसरी रियासत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। ये नॉन इंटरफेरेंस का एक बेसिक सा डेफिनेशन है या एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है। सही है। कोई भी एक रियासत दूसरे रियासत के अंदरूनी मामलात में या डोमेस्टिक मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। ठीक है। ये एक नॉन इंटरफेरेंस का नॉर्म भी इस्टेब्लिश हुआ इस ट्रीटी से। उसके बाद जी हमारा दूसरा पॉइंट है, स्टेट could decide its religion, moral standards and its national interest है and could enter into diplomatic relation with other state।
अच्छा जी, एक रियासत अगर खुद मुख्तार है और उसको सॉवरन करार दे दिया गया है, तो वो उस ये एक रियासत ही डिसाइड करेगी कि वो क्या, उसका रिलीजन क्या होगा, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करेंगे, वो एक रिलीजियस रियासत होगी या वो एक सेक्युलर स्टेट होगा, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें एक रियासत खुद अपने लिए डिसाइड करेगी। कोई दूसरा स्टेट या कोई दूसरी रियासत उनको नहीं गाइड कर सकता या उनको डिक्टेट नहीं कर सकता, नहीं आपका मोरल स्टैंडर्ड ये होना चाहिए या आपका रिलीजन होना चाहिए। जैसे एम्पायर्स में होता था, बड़े बड़े एम्पायर और किंग होते थे, वो डिक्टेट करते थे लोगों को और अपने कही हुई बातों पे चलाते थे। तभी लोगों ने तंग आके उनकी बातों से, उनकी ज्यादतियों से तंग आके उन्होंने आवाज उठाई कि नहीं भाई, हम किंग और पोप की बात नहीं मानते, हमें अपना रूल्स और लॉ खुद बनाने हैं और हम अपने मोरल स्टैंडर्ड, हम अपना इंटरेस्ट, हम अपना रिलीजन खुद चूज करेंगे, ये हमें कोई नहीं बताएगा। जब इससे सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट और स्टेट का कॉन्सेप्ट निकला कि सॉवरेन स्टेट है, तो ये एक स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ये एक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना रिलीजन, अपने मॉरल स्टैंडर्ड, अपना इंटरेस्ट क्या डिसाइड करते हैं और उनको दूसरे ममालिक के साथ या दूसरी रियासतों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने होंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशन का टेबल टॉक, बातचीत के जरिए अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना होगा, ना कि जंगों के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The essence of modern national state become the Westphalian idea that political legitimacy has to come from secular legal authority rather than from divine sanction, as it was a practice in the Middle Stage. जो एसेंस है मॉडर्न नेशन स्टेट या नेशनल स्टेट कह लें, वो आइडिया बन गया, वेस्टफेलियन आइडिया था कि जंग जो वेस्टफेलियन आइडिया था वो था ये। हालांकि ये आइडिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बहुत पहले 13th सेंचुरी में माग्ना कार्टा ने भी दिया था, लेकिन वो आइडिया इवॉल्व होते होते वेस्टफेलियन ने उसको सिंबॉलिक करार दे दिया और उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर ली कि हाँ भाई, सेक्युलर लीगल अथॉरिटी होगी, कोई भी डिवाइन सेंशन नहीं होंगे जैसे कि एम्पायर्स और मिडेवियल पीरियड या फिर मिडल एजेस में होता था। पोप और किंग की मोनोपोली नहीं चलेगी, बल्कि सेक्युलर अथॉरिटी होगी जो कि सारी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को डिसाइड करेगा और क्या कहते हैं, किस तरीके से स्टेट काम करता है और किस तरीके से स्टेट को काम करना चाहिए, या फिर क्या उसके इंटरेस्ट होंगे, क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, ये सब कुछ एक स्टेट डिसाइड करेगा और एक ये वेस्टफेलियन आइडिया है। ठीक है, अच्छा जी, हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट, centralized administration and government, big and powerful armies, taxation system, absolute control on domestic affairs, political obligation, diplomatic relation with other states. जो एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है मॉडर्न स्टेट की, वो क्या है? यहाँ पे ये बताई गई कि बुनियाद क्या है इस सिस्टम की, इस मॉडर्न स्टेट सिस्टम की बुनियाद क्या है, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी, एक अथॉरिटी होगी, एक स्टेट है उसकी गवर्नमेंट है, जैसे पाकिस्तान है उसकी एक गवर्नमेंट है, ठीक है, यूएस है, फॉर एग्जांपल को अगर हम ले लेते हैं तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी एक अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी बिग पावरफुल आर्मीज हैं, नेवल, फिर वो नेवल हो चाहे या फिर आर्मी हो, एयरफोर्स हो, ये सब कुछ उसी में आ गया। उनके पास जो भी उनकी मिलिट्री पावर है, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम है, एक निज़ाम है, ठीक है, उसमें वो खुद डिसाइड करते हैं कि भाई कितना टैक्स किस चीज़ पे लगाना है, कितना नहीं लगाना। इसी तरह पाकिस्तान में भी होता है, टैक्सेशन सिस्टम है, हमारी आर्मीज है, हमारे पास गवर्नमेंट है और एब्सोल्यूट कंट्रोल है उनके पास उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में। ठीक है, थ्योरेटिकली पाकिस्तान के पास तो ये चीज़ खैर कहने को है कि हमारे पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है, लेकिन फिलहाल इसको इसी तरीके से समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन से लेके, इसी मिसाल को लेके चलते हैं कि यूनाइटेड नेशन की एक गवर्नमेंट भी है, उसके पास आर्मीज भी है, उनका टैक्सेशन सिस्टम है कि कितना टैक्स लगाया जाएगा या कितना टैक्स अवाम उनका सिटीजन या उनके अवाम जो है उनको पे करेगी, और एक एब्सोल्यूट कंट्रोल है उनके पास, वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स जिस तरह चाहें, जैसे चाहें वो चला सकते हैं।
जिस तरीके से उनको उसको प्रिजर्व करने के लिए जो पॉलिसी बनानी हो वो बना सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं उनके पास, डिप्लोमेटिक रिलेशन है दूसरे ममालिक के साथ। ये कोर फाउंडेशन क्या कहते हैं, बुनियादी बुनियादी असूल हैं एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम के, जो कि हम लोगों ने यहाँ डिसाइड डिस्कस कर लिए। अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा जी, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम और द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, ठीक है। वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम भी कहा जाता है और इसको मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम भी कहा जाता है या मॉडर्न स्टेट सिस्टम भी कहा जाता है। स्टेट क्या होता है, हम लोग स्टेट की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइंड टेरिटरी, पॉपुलेशन, सब्जेक्ट सिटीजन। सब्जेक्ट सिटीजन अलग चीज होती है, सब्जेक्ट को कुछ राइट्स नहीं, सब्जेक्ट को कोई राइट नहीं होता, लेकिन सिटीजन को सर्टेन राइट्स होते हैं, ठीक है। मिलिट्री पावर, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमने अभी देखा था कि जो बुनियादी हमने असूल देखे थे मॉडर्न स्टेट के, वही एक स्टेट की डेफिनेशन है बेसिकली, सही है। एक स्टेट की मैं आपको फिर से एक बार इसको डिफाइन कर लेती हूँ कि एक रियासत है, उसकी अपनी एक डिफाइंड बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के बाहर वो नहीं जा सकते। अगर वो जाएंगे तो अगर कोई भी जाएगा तो उसको पासपोर्ट लगेगा, वीज़ा लगेगा दूसरे कंट्री का। हम एक डिफाइंड बाउंड्री में क्या कहते हैं, एक डिफाइंड बाउंड्री में हैं और हम उसको हम अगला जो स्टेट है उसकी बाउंड्री की भी रिस्पेक्ट करेंगे और वो हमारी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है स्टेट में पॉपुलेशन। एक रियासत की पॉपुलेशन होती है जो उसके सिटीजन्स होते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, हम पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, हमारी एक डिफाइंड टेरिटरी है। अगर हम इससे बाहर जाते हैं तो हमें ऑब्वियसली वीज़ा लगाना पड़ेगा जिस भी मुल्क हम जा रहे हैं। मिलिट्री पावर, हमारी मिलिट्री पावर है, सही है, हमारी आर्मीज, नेवीज, एयरफोर्स, ये सारी चीज़ें हमारी मिलिट्री पावर में आ गई। हमारी एक गवर्नमेंट है जो कि इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेट सिस्टम को रन कर रही है, एक अथॉरिटी है जो रूल्स एंड रेगुलेशन और बाकी सारे मामलात मुल्क के देख रही हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस एंड लीगल इक्विटी। अभी मैंने आपको बताया था जब एक कंट्री सॉवरन हो जाता है या जब एक रियासत को खुद मुख्तारी का लक़ब दे दिया जाता है, वो सॉवरन स्टेट कहलाया जाता है, तो कोई भी दूसरा कंट्री या कोई भी दूसरा मुल्क उसके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ठीक है। वो सारे स्टेट इस तरह लीगली इक्वली सॉवरन है कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नॉन इंटरफेरेंस की अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो ये भी दे सकती हूँ, जैसे हमारा एयर स्पेस है, अगर हमारा एयर स्पेस है तो हमने हमारी क्या कहते हैं जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बताया हुआ है कि इस एयर स्पेस में इतनी इतनी हाइट तक ही कोई जहाज आ सकता है, अगर उसके बाद आता है तो उनको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो हमारे एयर स्पेस में आ रहे हैं, सही है। इसी तरीके से ये भी एक नॉन इंटरफेरेंस हो गया। ये जो हम देखते हैं ड्रोन्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें नॉन इंटरफेरेंस में काउंट होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टेट अगर किसी दूसरे स्टेट के बाउंड्री में एंटर होना चाहता है तो वो परमिशन लेगा, सही है, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो एंटर हो सकते हैं, क्योंकि सारे कंट्री, सारे स्टेट्स, जो सारी रियासतें हैं वो लीगली इक्वली सॉवरन है, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमंग स्टेट, डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ है, अडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, कोवेनेंट्स। इंटरनेशनल लॉ है, एक लॉ बनाया गया है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ट्रीटीज साइन होती हैं जैसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, और बहुत सारी ट्रीटीज साइन होती हैं मामलात को, कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के लिए कोवेनेंट्स बनाए जाते हैं और उन सारी चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट करना होता है। ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम है और इसके तहत हमें चलना है। मॉडर्न स्टेट सिस्टम भी एक निज़ाम है और इसी के तहत हमें चलना है। बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए कलेक्टिव सिक्योरिटी के, एक पे हमला सब पे हमला माना जाए और वो कलेक्टिवली उस चीज़ को डिफेंड करें। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है कि बैलेंस, अब जैसे साउथ एशिया में आप क्या कहते हैं सुनते होंगे कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा
एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, सही है। अब जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो हम वो बैलेंस ऑफ पावर खराब हो गया। उस बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना पड़ा, क्योंकि हमारे ताल्लुकात उनसे इतने अच्छे नहीं हैं। हमें भी अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ी और इस वजह से हमें भी न्यूक्लियर पावर बनना था, सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए, सही है। और मजीद बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, ये आप अगले सेशन में देखेंगे, हमारे अगले टॉपिक में जो कि बैलेंस ऑफ पावर होगा, उसमें आप मजीद डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, सही है। Prominent feature of organizing political life in modern era coincides with modernity. मॉडर्निटी का वर्ड मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि यूनिक रैशनल लॉजिकल वे में जो बात की जाए उसको मॉडर्निटी, वर्ड मॉडर्न से मॉडर्निटी निकला है, ठीक है। और यही एक प्रोमिनेंट फीचर है, क्या कहते हैं, सिस्टम को चलाने का, पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में डिटेल पहले मैं इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं हम अपने सेशन में, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से डिस्कस कर दिया कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम या मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम होता क्या है। स्टेट होता है, स्टेट की डेफिनेशन बता दी, नॉन इंटरफेरेंस होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ट्रीटी होती हैं, कॉवेनेंट्स होते हैं जो साइन किए जाते हैं, बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। प्रोमिनेंट फीचर यही होता है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टेट एक सिस्टम, एक मैनेजमेंट है लोगों की लाइफ मैनेज करने का, वो चाहे फिर आइडियोलॉजिकली हो, पॉलिटिकली हो, सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, सही है। इसी सारे की मैनेजमेंट, इसको इसी सारे को एक निज़ाम में लाने के लिए मॉडर्न स्टेट सिस्टम है। अच्छा जी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। Came into being first in Europe, expanded to North America by the late 18th century, to Latin America early 19th, uh, and Asia, Africa in 20th century। जी, ये बात हो रही है, आपको समझ आए कि मॉडर्न स्टेट नेशन कब, कहाँ, कैसे एक्सपेंड हुआ, ये इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले यूरोप में एक्सपेंड हुआ मॉडर्न स्टेट सिस्टम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया सबसे पहले या एक्सपेंड हुआ, जहाँ पे फैला, वहाँ सबसे पहले यूरोप में हुआ। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई और नॉर्थ अमेरिका 18th सेंचुरी में क्या कहते हैं, सॉवरन स्टेट माना गया, सही है, उसको सॉवरन करार दे दिया गया। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका को 19th सेंचुरी में सॉवरन करार दे दिया गया और उसके बाद एशिया एंड अफ्रीका में भी 20th सेंचुरी में हमने देखा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और यूनाइटेड नेशन बना, उसके बाद जो भी कॉलोनीज थी वो सॉवरन स्टेट्स बन गई, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, ये सारी सॉवरन स्टेट्स बन गई, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लिया हमने कि किस तरीके से कौन सी सेंचुरी में कहाँ कहाँ एक्सपेंशन हुई मॉडर्न स्टेट सिस्टम की। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सॉवरन एंड लीगली इक्वल स्टेट्स, नॉन इंटरफेरेंस, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन एंड रिलेशनशिप एंड अडियरेंस टू इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, ये वही बात है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट उसका एक सिंपल रिपीट क्या कहते हैं पॉइंट है कि एक सॉवरन स्टेट सॉवरन स्टेट्स लीगली इक्वल होते हैं, नॉन इंटरफेरेंस होते हैं। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है कि अगर कोई नेशन समझता है कि वो एक अलग नेशन है और उनको अपना एक सॉवरन कंट्री चाहिए, तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन में आता है। यूएन की ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, उसमें जाके वो अपने आप को सेल्फ डिटर्मिनेशन डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो उनके पॉइंट्स पे पूरा उतरते हैं। जैसे इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है कि पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर के मामलात पे यूएन ने एक हल बता दिया था कि भाई कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दी जाए, उसको एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि इंडिया में सिख खालिस्तान चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें अपना अलग मुल्क चाहिए और हमें क्या कहते हैं खालिस्तान चाहिए,
सही है। इस तरीके से जो नेशन समझते हैं कि हम बिल्कुल अलग हैं, हमारे एथनिसिटी बिल्कुल अलग है, हमारे नेशनल हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे नॉर्म्स कल्चर्स अलग हैं, और वो इतनी पॉपुलेशन में वो जो डिफाइन पॉइंट्स हैं उसके अंडर आते हैं, तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन ले सकते हैं, वो एक अलग मुल्क बन सकते हैं। ठीक है। Secular state, citizenship, political rights and obligation, national morality, territorial integrity, national interest and balance of power. सेक्युलर स्टेट सेक्युलर स्टेट बन जाते हैं। सॉवरन स्टेट यही कि सेक्युलर स्टेट है, किसी की किसी में मुदाखलत नहीं है। अब ये कि स्टेट पे डिपेंड है कि वो सेक्युलर है या वो रिलीजियस है। सही है। कोई अथॉरिटी उनको रूल नहीं कर रही होती, स्टेट खुद एक अथॉरिटी होता है। सही है। सिटीजनशिप होते हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होती है, मोरालिटी होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, नेशनल इंटरेस्ट होता है, बैलेंस ऑफ पावर होता है। ये एक स्टेट की ही डिस्क्रिप्शन दी गई है कि स्टेट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। स्टेट बिकम द मेन समटाइम्स सोल एक्टर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अच्छा जी, स्टेट जो कि इंटरनेशनल सिस्टम का या ग्लोबल पॉलिटिक्स का मेन और सोल एक्टर भी माना जाता है कि रियासत ही सब चीज़ें चलाती है, चूंकि वो सॉवरन है, चूंकि वो मेन एक्टर है उसकी। सही है। डिस्पाइट बीइंग ग्लोबल फिनोमेना इट इज़ स्टिल यूरोसेंट्रिक। अच्छा जी, जैसे हमने बात की थी कि स्टेट सिस्टम जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, ग्लोबल लेवल पे सबने उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है, लेकिन वो फिर भी यूरोसेंट्रिक है। उसमें कहीं हद तक अभी भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस है। सही है। क्योंकि वो यूरोप से आया है, क्योंकि वो नोशन यूरोप से आया है, तो इस वजह से जो उसका कोर सेंटर पार्ट है कि यूरोप का उसमें यूरोसेंट्रिक है कि उसके सेंटर में वो सारी चीज़ें रची बसी हैं। ठीक है। उसमें हम निकाल नहीं सकते। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के मैंने इंट्रोडक्शन के सेशन में आपको ये बताया था कि आईआर का जो नेचर है वो भी यूरोसेंट्रिक है। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट यूरोप से आया है, और चूंकि वो वहां से आया है तो उनके नज़रिए से और उनके इन्फ्लुएंस आज भी इस पे है। अब चूंकि ये नोशन अब थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, चूंकि ये एशिया में भी पढ़ा जा रहा है, ये दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ये सब्जेक्ट एज एकेडमिक डिसिप्लिन पढ़ा जा रहा है, तो अब वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टिल उसका जो वो कोर कॉन्सेप्ट है वो यूरोसेंट्रिक ही है और रहेगा। ठीक है, ग्लोबल फिनोमेना होने के बावजूद भी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दो इंक्लूडेड इन स्टेट सिस्टम नॉट ट्रीटेड इक्वली। अच्छा जी, बात जो हम करते हैं कि एक यहाँ पे मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में हम बात करते हैं कि हर स्टेट सॉवरन है और उसको राइट्स हैं, उसको प्रॉपर अथॉरिटी है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आज भी सौतेलापन फील करती है, वो इक्वली ट्रीटेड नहीं है। वो कैसे? इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यूनाइटेड नेशन है, उसमें 5 वीटो पावर, और पांचों वीटो पावर्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कोर स्टेट्स हैं। सही है। डेवलप्ड स्टेट है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक है। सही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को वीटो पावर नहीं है, जो पावरफुल है वही इन ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। ठीक है। इन सिस्टम जो उन्होंने सिस्टम बनाया वो बनाया भी उन्होंने और उसको चला भी वो रहे हैं, और उसमें जो राइट्स हैं जो मेन वीटो राइट या फिर जो भी कह लें, वो सब कर भी वो खुद ही रहे हैं। कोई आपने ये नहीं देखा होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर रखता हो, नहीं। तो इसमें भी एक फ्लॉ है कि कहने को तो मॉडर्न स्टेट सिस्टम में वो सब सॉवरन है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इक्वली ट्रीटेड नहीं है। ठीक है। इस बात को आगे देखते हैं किस तरीके से। अच्छा जी, some other important events that shape the modern state system। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद भी बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए जिन्होंने मॉडर्न स्टेट सिस्टम को शेप किया या वजूद में लाने में और ज़्यादा डेवलप करने में अपना रोल प्ले किया। ट्रीटी ऑफ यूट्रेट हुई
उसमें भी वॉर ख़त्म हुई और ट्रीटी ऑफ यूट्रेट का भी मेन मकसद, ट्रीटी ऑफ यूट्रेट में और भी बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन हुई थी। ये एक क्या कहते हैं, एक 7 इयर्स वॉर चल रही थी स्पेन में, उसको ख़त्म किया गया और लैंड पे ही वॉर होती थी, इस वॉर को ख़त्म किया गया और ट्रीटी ऑफ यूट्रेट साइन की। और इसमें भी कोर कॉन्सेप्ट यही था कि आप जंगें ना करें और अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी रखें और उसी में ही आप एक दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करें। अच्छा जी, उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना हुई 1815 में, जो कि कांग्रेस ऑफ वियना में यही हुआ कि जो बड़ी-बड़ी उस वक़्त पावर थी, ब्रिटेन, फ्रांस, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, उन्होंने मिल बैठ के बातचीत की कि कोई भी एक कंट्री हम पे डोमिनेट नहीं हो सकता, बल्कि हम बैलेंस ऑफ पावर रखेंगे। सही है, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया कि कोई भी एक किसी एक मुल्क की हेजेमनी नहीं होगी, बल्कि सब इक्वली मिल-जुल के रहेंगे, ठीक है? कोई एक स्टेट आके हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, जैसे कोई एक स्टेट ज़्यादा पावरफुल हो गया, इस तरीके से नहीं होगा। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। ट्रीटी ऑफ पेरिस को अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर भी कहा जाता है। इसने अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर ख़त्म करवाई और आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस होने के बाद नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका को सॉवरन करार दिया गया। ये सारी ट्रीटीज ने फर्दर शेप कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, नेशन स्टेट एंड बैलेंस ऑफ पावर। सही है, इन सारी ट्रीटीज ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया। इन सारी ट्रीटीज में नेशनल सॉवरेनिटी का, नेशन स्टेट का और बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया और उसको आगे मजीद डेवलप किया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 18th सेंचुरी में। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज paradigmatic shift notion of popular sovereignty, liberty and equality। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई जिसने फिर से एक पॉपुलर नोशन दिया सॉवरेनिटी का कि हर स्टेट क्या कहते हैं, हम खुद मुख्तार हैं, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि नोबल क्लास क्या कहते हैं, जो वर्किंग क्लास है या जो लेबर क्लास है उस पर ज्यादती करती रहे और उसको दबाती रहे, उसको सब्जुगेट करती रहे। ऐसा नहीं होगा, उनके भी राइट्स हैं, उनके भी रूल्स हैं और वो अपने राइट्स, वो अपने रूल्स, वो अपने रेगुलेशन खुद बनाएंगे, जो कि पोप को भी मानने पड़ेंगे, जो कि किंग को भी मानने पड़ेंगे। यही बात, यही नोशन पॉपुलर हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। द सिस्टम दैट इमर्ज्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस वाज अ system of great power hegemony known as concert of Europe. Britain, France, Persia, Russia, Austria took upon themselves the responsibility of maintaining international order. अच्छा जी, कांग्रेस ऑफ वियना में जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोग जो उस वक्त की बड़ी-बड़ी ये जो 5 रियासतें थी, इन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप किया। कॉन्सर्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मीटिंग का होता है। और इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये कहा कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करेंगे, जंग नहीं करेंगे और ये नहीं होगा कि कोई एक है जो हम पे रूल कर रहा है या कोई एक ताकतवर हो गया बहुत ज़्यादा, इस तरीके से नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना पड़ेगा इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कब आया, जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। नेशनलिज्म यही कि आप एक एथनिसिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि आप नेशनलिज्म पेट्रियोटिक इमोशन और सेंटिमेंट्स को रखते हुए अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। अब नेशनलिज्म, बहुत सारी नेशनलिज्म की मिसालें हैं और मज़ीद हम नेशनलिज्म अपने अगले सेशन में देखेंगे, क्योंकि हमारा एक अलग से टॉपिक भी है, ठीक है, कि किस तरीके से नेशनलिज्म होता है और कैसे वर्क करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और हम 14 अगस्त मनाते हैं पेट्रियोटिज्म के साथ, हम 6 सितंबर मनाते हैं, डिफेंस डे मनाते हैं, हम रेजोल्यूशन डे मनाते हैं। ये सारे हमारे पेट्रियोटिक डेट्स हैं और इसको हम एज अ पाकिस्तानी होके मनाते हैं। ये नहीं कि हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है वो नहीं मना रहा, बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं।
सही है, हम चाहे किसी भी एथनिसिटी से हो, हम चाहे किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन हम एक नेशन है और हम एक पाकिस्तानी नेशन है और ये हमारा नेशनलिज्म है कि हम खुद अपने आप को पाकिस्तानी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो इंडिया में है वो इंडियंस हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हो। इसी तरीके से यूएसए में भी, इसी तरीके से यूरोप में भी, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। द सिस्टम्स मेंबरशिप रीच्ड 43। इसमें ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 में, 20th सेंचुरी में, तो जो सॉवरेन स्टेट्स थे वो 43 थे, ठीक है। 43 नंबर पे पहुंच चुके थे। 43 स्टेट्स सॉवरेन थी। For the first time, the European exclusiveness ended. States from Latin America, 3 Asia, 1 from Africa and 1 from Middle East. पहली बार क्या कहते हैं, सॉरी, पहली बार यूरोपियन जो एक एक्सक्लूसिव यूरोपियन बन चुका था कि सिर्फ यूरोप ही यूरोप है, वो खत्म हो गया और दूसरी स्टेट भी सॉवरन हुई, जैसे नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इनको सॉवरन स्टेट करार दिया गया। उसके बाद 3 एशियन स्टेट सॉवरन हुई और एक अफ्रीका से हुई और एक मिडिल ईस्ट से हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century that regular international conferences started taking place for adopting conventions regarding the behavior of states. मिड ऑफ 19th सेंचुरी से बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या इंटरनेशनल ट्रीटीज कह लें, साइन होना स्टार्ट हो गई, या वजूद क्या कहते हैं, साइन होना स्टार्ट हो गई, जो कि क्या अडॉप्ट कर रही थी कि स्टेट का बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, स्टेट आपस में वॉर ना करें, स्टेट अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको पीसफुली कोऑपरेशन के साथ पीसफुली कोऑपरेशन के साथ उसको सॉल्व करें, ना कि वॉर करें, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारी लास्ट स्लाइड है और हम इसमें देखेंगे कि करंट शेप ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम क्या है, किस तरीके से आज के ज़माने में मॉडर्न स्टेट सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है या किस तरीके से हम उसको देखते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, decolonized nation of Asia and Africa were included post-colonial states, ठीक है। दूसरी जंग अजीम के बाद चूंकि डीकोलोनाइजेशन हो गई थी, चूंकि सारी रियासतें ये एम्पायर्स टूट गए थे और जो उनकी कॉलोनीज थी, जैसे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया पाकिस्तान भी आता है, ये सब सॉवरेन स्टेट हो गई और ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये सारी इसी तरीके से अफ्रीका में भी, इसी तरीके से एशिया में भी सॉवरेन स्टेट हो गई जो कि डीकोलोनाइज्ड हो गई थी, वो सॉवरेन स्टेट्स बन गई। 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड, 20th सेंचुरी और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, सुप्रानेशनल रीजनल अलायंसेस, EU, आसियान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, nation state actors, MNCs, TNCs, global political organization, communities, movement, etc., reveals new trend which suggested that the Westphalian system of territorially sovereign nation states is on decline. अच्छा जी, 20वीं सदी और उसके बाद आज ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ग्लोबलाइजेशन क्या? फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड करो, फ्री ट्रेड करो, बॉर्डर लेस होना चाहिए, आप लोग ट्रेड करें और अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ग्लोबलाइजेशन ने, कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मार्केट क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली आप लोग ट्रेड करें, इकोनॉमिकली एक दूसरे इस हर स्टेट डेवलप होना चाहिए। तो फिर इस कॉन्सेप्ट को, जब ये कॉन्सेप्ट आया तो ये कॉन्सेप्ट किया कैसे जाए और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, कि किस तरीके से फ्री ट्रेड और फ्री मार्केटिंग होनी चाहिए, फ्री ट्रेडिंग और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का निज़ाम किस तरीके से हम लागू कर सकते हैं। उसको लागू करने के लिए सुप्रा नेशनल रीजनल अलायंसेस बने, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे ऑर्गेनाइजेशन बनी है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, EU है, FAO है, ये सारी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनी और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्सेप्ट जो ग्लोबलाइजेशन का फ्री मार्केट फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट था इसको इम्प्लीमेंट करवाया।
सुप्रानेशनल रीजनल अलायंसेस जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपने बॉर्डर ही खोल दिए, बॉर्डर ही हटा दिए, बॉर्डरलेस यूरोप बना दिया कि जो भी ईयू का मेंबर है और वो उनको कोई वीज़ा नहीं चाहिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने के लिए कोई वीज़ा नहीं है, नो बॉर्डर है, आप आराम से फ्री ट्रैवल कर सकते हो, फ्री ट्रेड कर सकते हो, और एक ट्रांसनेशनल सोसाइटी बना दी। इसी तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, आईएनजीओज, ये सारी चीज़ें नॉन स्टेट एक्टर्स में आता है। इसी तरीके से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बनी, जैसे केएफसी की आप ब्रांचेस देखते हैं, मैकडॉनल्ड की ब्रांचेस पाकिस्तान में भी हैं, मैकडॉनल्ड की ब्रांचेस अमेरिका में भी है, जापान में भी है, इंडिया में भी है, और अफ्रीका में भी, हर जगह आप उसके फ्रेंचाइजेस देखते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों ने जो स्टेट सॉवरेनिटी होती है उस चीज़ को दबा दिया। सही है, ये सारे जो भी ट्रेंड्स है, ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना, मूवमेंट्स होना, इन्होंने एक न्यू ट्रेंड बना दिया जो कि वेस्टफेलियन सिस्टम जो था कि सॉवरेन टेरिटरीज हैं उसको डिक्लाइन कर दिया। आज अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान में आईएमएफ ने कहा कि भाई क्योंकि आप लोग इकोनॉमिक क्रंच में हैं तो इस साल जो दिसंबर में अलाउंसेस लगते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, आप वो अलाउंस ना दें, तो हमें हमें वो मानना पड़ा, और हम मानेंगे क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं हैं और हमें वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन की बात मान रहा है तो उसकी सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही उड़ गया कि वो सॉवरेन है ही नहीं। अब इसी तरीके से देख लें कि यूनिसेफ यूनिसेफ हमारे मुल्क में काम कर रहा है, बच्चों के लिए स्कूल्स बना रहा है, एजुकेशन डेवलपमेंट में, पोलियो सेक्टर में, हेल्थ डेवलपमेंट, माल न्यूट्रिशन में, जिस भी खिते में काम कर रहा है वो काम कर रहा है, और हम उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमें ये है कि भाई चलो हमारे स्कूल में फ्री स्कूल बन रहे हैं, चलो एजुकेशन का निज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सॉवरेनिटी डिक्लाइन हो रही है, एक स्टेट की सॉवरेनिटी डिक्लाइन हो रही है, और वो उसको मना नहीं कर सकते चूंकि ग्लोबलाइजेशन है, चूंकि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये सारी चीज़ें अब डिक्लाइन नहीं हो सकती। हम रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स को डिक्लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक नया ट्रेंड कायम हो चुका है, और हर चीज़ जैसे डिक्लाइन पे आई है इस तरीके से जो सॉवरन वेस्टफेलियन या मॉडर्न स्टेट सिस्टम है वो भी डिक्लाइन होगा। एम्पायर्स बनी, एम्पायर्स टूटी, इसी तरीके से मॉडर्न स्टेट सिस्टम बना और वो भी डिक्लाइन होगा। हमेशा कोई चीज़ परमानेंटली नहीं रहती। राइजिंग रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, ये वही बात है कि रोल, चूंकि नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक आईआर में सिर्फ जो बात थी कि स्टेट मेन या सोल एक्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में, अब वो बात डिक्लाइन हो रही है। और वो बात क्यों डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सिस्टम एंड ईयू एज टू टिपिकल साइन पोस्ट ऑफ पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर्स। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सिस्टम या सिक्योरिटी काउंसिल जो है और ईयू, ये भी वेस्टफेलियन ऑर्डर को डिक्लाइन कर रहा है और बता रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन और ये एक बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सही है, यूनाइटेड नेशन जब चाहे जहाँ चाहे अपनी मिलिट्री यूनाइटेड नेशन उतार सकता है और कह सकता है कि आप लोग कोई, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, अगर वो अनएथिकल काम कर रहा है तो वहाँ पे वो अपनी फोर्स को भेज सकता है। ठीक है, तो अगर वो किसी मुल्क में अपनी फोर्स भेज रहा है तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, सॉवरेनिटी डिक्लाइन हो गई एक स्टेट की, कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसमें अपनी फोर्स भेज रही है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन भी है। मोर डिसीजन मेकिंग पावर्स ओवरराइडिंग states to international organization who may now interfere in domestic affairs, WTO, FAO, UN, Security Council, EU, IMF, World Bank।
अच्छा जी, जो डिसीजन पावर्स थी अब वो ओवरराइड हो रही हैं, स्टेट के हाथ से निकल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंटरफेयर्स कर रही हैं। वो पावर, सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर अब स्टेट के हाथ में नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, आईएमएफ ने हमें बताया कि चूंकि आप इकोनॉमिकल क्रंच में हैं तो आप इस साल अपने सालाना जो अलाउंसेस होते हैं, जो इंक्रीमेंट होते हैं, वो आप लोग नहीं देंगे। तो हम इस बात को मानने पे मजबूर हैं। ठीक है, इसी ये हमारे ये मिसाल थी कि वो किस तरीके से एक कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर कर रही हैं। सही है। स्टेट सॉवरेनिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। ये वही बात हो गई जो हमने पहले ऊपर डिस्कस की कि किस तरीके से स्टेट सॉवरन है और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ है। कि एक तरफ हम बात करते हैं कि स्टेट सॉवरेनिटी है, स्टेट खुद मुख्तार है, वो जिस तरीके से अपने स्टेट में मॉरल स्टैंडर्ड, अपना ट्रस्ट, अपना रिलीजन रखना चाहे वो रख सकता है। और दूसरी तरफ हमने बता दिया कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। डेमोक्रेसी को ही प्रमोट किया कि एक पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया कि डेमोक्रेसी के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। सही है। हॉरिजेंटल इंटरगवर्नमेंटलिज्म वर्सेस वर्टिकल सुप्रानेशनल अथॉरिटीज। इंटरगवर्नमेंटलिज्म क्या है कि स्टेट ही एक मेन एक्टर है, एक सोल एक्टर है जो कि अपने सॉवरन है, खुद मुख्तार है और वही मेन अथॉरिटी है। वर्सेस वर्टिकल सुप्रानेशनल अथॉरिटीज, हिरार्किकल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल ग्लोबल ऑर्डर। सही है। अब इनका वर्सेस आ गया है। ये पूरी बात को मैं सम अप अगर करूं तो इसको हम समराइज ऐसे कर सकते हैं कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो बॉर्डर की वैल्यूज है वो डिक्लाइन हो गई है। चूंकि फ्री ट्रेड का है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आ गए, इंटरनेशनल लॉ कायम हो गया। अब वो कोई माने ना माने लेकिन वो सबको मानना पड़ेगा। डेमोक्रेसी लानी है, ये कोई माने ना माने लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर, चूंकि ये हमारा लीगल ग्लोबल ऑर्डर हो गया है। ठीक है। क्योंकि हमारी सुप्रानेशनल अथॉरिटीज का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है स्टेट की, रियासत की, वो ओवरशैडो हो रही है, वो सब्जुगेट हो रही है। जैसे एम्पायर्स का डिक्लाइन आया, जैसे किंगडमशिप का डिक्लाइन आया कि भाई डिक्लाइन हुई, एम्पायर्स टूटी, उसके बाद क्या कहते हैं स्टेट्स बनी, स्टेट्स सॉवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। अब सुप्रा नेशनल अथॉरिटीज या फिर अदर नेशनल, बोल सकते हैं हम, नॉन स्टेट एक्टर्स उस स्टेट सिस्टम को भी डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है कि नेचर एंड डेवलपमेंट किस तरीके से मॉडर्न स्टेट सिस्टम रियासत में आई, और हमने अभी देखा कि किस तरीके से करंट शेप ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम क्या है और वो किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमारा द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम का क्या कहते हैं सेशन एंड होता है। और इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, किस तरीके से एम्पायर बना, किस तरीके से वो टूटा और किस तरीके से जंगों को रोकने के लिए मॉडर्न स्टेट सिस्टम वजूद में आया और अब मॉडर्न स्टेट सिस्टम किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।